नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश, टीएमसी ने वैधता पर उठाए सवाल, वित्त मंत्री ने बताया नियमों के मुताबिक। सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी का संसद में प्रदर्शन, राज्यसभा से लगातार दूसरे दिन वॉकआउट, केंद्र पर बदले की भावना से काम करने का आरोप। आगरा में राहुल और अखिलेश यादव का रोड शो, मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर वादाखिलाफी का आरोप, अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में धारा 144 लागू, हिंसा के बाद रास्ते में फंसे सैकड़ों ट्रक, केंद्र का असम राइफल्स को मुख्यमंत्री की सुरक्षा का निर्देश। चेन्नई में समुद्र से तेल हटाने का काम जारी, सफाई में लग सकते हैं 10 और दिन, पोर्ट निदेशालय ने दिए जांच के आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी रैलियों और रोड शो के जरिए वोटर को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज आगरा शहर में रोड शो किया। आगरा शहर के दयालबाग से शुरू हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। करीब 5 किलोमीटर चले रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने गठबंधन को लेकर संदेश दिया कि युवा सोच ही उत्तर प्रदेश को आगे की राह दिखा सकती है। इससे पहले आगरा के बाह में चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने नोटबंदी और अच्छे दिन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। पूरे देश का पैसा आपके पास है, कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का, हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहाँ पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके छपा दिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीते रविवार को लखनऊ में रोड शो और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी आगरा की 9 विधानसभा में से 6 बीएसपी, 2 बीजेपी और 1 समाजवादी के पास है। ऐसे में इस गठबंधन के सामने यहां अपनी पकड़ बनाने की चुनौती है। राहुल और अखिलेश के लगातार इस दूसरे रोड शो में जनता का समर्थन यहां सड़कों पर जरूर दिखा और दोनों नेताओं में वो केमिस्ट्री भी दिखी जिसकी शायद इस गठबंधन को सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस रोड शो में आई हुई भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है, इसका नतीजा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। आगरा में कैमरामैन डीके पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में कई रैलियां की। मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा, तो वहीं अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। मायावती ने मुजफ्फरनगर और एटा में चुनावी रैली में बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन को असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। ये कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ समेत कई जगहों पर चुनावी रैली की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ये जो साथ है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। उत्तर प्रदेश का विकास ये नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में चुनावी सभा की और लोगों से राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आगरा में जिस तरीके से रोड शो हुआ उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शकील अहमद साहब जुड़ रहे हैं। शकील जी, स्वागत है आपका। शकील जी, आगरा में जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि धन्यवाद। जो जनसमूह था वो बहुत अच्छा दिखा और शायद आप लोगों की उम्मीद के मुताबिक, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि ये जो भीड़ है ये वोटों में कितनी तब्दील होगी, ये मतदान के दिन तक कितना कायम रहेगा ये जलवा? देखिए, ये आकलन कि ये वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा, लेकिन ये एक चुनाव प्रचार का एक माध्यम है और रोड शो जो लोग हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो करते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हमारा समझौता हुआ है, दोनों युवा नेता हैं, दोनों की सोच एक तरह की है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को ये अच्छा लगता है। और हम समझते हैं कि अखिलेश जी ने जो पिछले दिनों वो काम किया है उत्तर प्रदेश में, पिछले 2-3 सालों में जो उनकी छवि है और कांग्रेस के संगठन के साथ जो लोग हैं वो सब मिलके मैं समझता हूं कि काफी अच्छे बहुमत से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों को ये साथ अच्छा लग रहा है। इससे पहले लखनऊ में भी रैली हुई थी, यानी रोड शो हुआ था और उसमें भी लोगों का उत्साह देखने लायक था। और आज भी जो आगरा का रोड शो हुआ है दोनों नेताओं का, वो लोगों को बहुत पसंद है, लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये स्वाभाविक बात है, ये जनतंत्र में होता है, चुनाव प्रक्रिया में होता है। और चुनाव जब एक तरह से शुरुआत चुनाव की हो गई है, 8 मार्च तक 6 फेज में चुनाव होगा, तो स्वाभाविक रूप से अब लगता है हमारे विरोधियों को कि ये अलायंस नहीं होता तो अच्छा है। बहुत प्रयास किया गया कि अलायंस नहीं हो। मैं विरोधियों के पार्टी के लीडर विरोधियों ने जो सवाल खड़े किए उस पर आऊं, उससे पहले मेरा एक सवाल था। बैठेंगे जी, आगरा में जैसे आपने खुद कहा कि आकर्षण है और वाकई ये दिख रहा है तस्वीरों में, चाहे वो लखनऊ रहा हो या फिर आगरा का रोड शो, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ज्यादा भारी पड़ जाते हैं इस आकर्षण पर। आगरा की अगर मैं बात करूं, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, साफ पीने का पानी। आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा है और ये पिछले करीब 1 दशक में कहीं कम नहीं हुआ। लोग इस बात को लेकर स्थानीय सरकार से नाराज भी हैं और ऐसे में जब आपका साथ वहां पर मिलता है स्थानीय सरकार को, तो वो नाराजगी कहीं आपको भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, किसी सरकार से कोई भी सरकार सारी बातें कर दे ये संभव नहीं है। कुछ सरकार ने कोशिश की है, अखिलेश जी की हम लोग को जानकारी है। आगरा के जो हमारे पुराने सांसद हैं राज बब्बर जी, जो आज की तारीख में हमारे वहां के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, उनसे भी बातें होती रहती है। कुछ प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि इसके बाद जो आगरा की और उत्तर प्रदेश की और समस्याएं हैं उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है। मैं गया था, एक घटना आपको बताता हूं, मैं गया था इस नोटबंदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है वाराणसी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेरे साथ जो प्रधानमंत्री के खिलाफ हम लोगों के एमपी के कैंडिडेट थे अजय राय जी, वो भी थे, और वहां के जो पूर्व सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी थे। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले मुझको, लीडर्स की अपनी अपनी क्षेत्र को ध्यान में रख के राय थी, लेकिन कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता मिले मुझको, उन सब ने ये बात कही कि अखिलेश जी से निश्चित रूप से समझौता किया जाए। और अखिलेश जी के बारे में 3 बातें उन्होंने कही। एक तो ये कहा कि उन पर कास्ट का भेदभाव करने का आरोप नहीं है, ये एक बड़ी, इस जमाने में एक बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 5 साल युवा थे, मुख्यमंत्री रहे 5 साल लगातार इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के, कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप अखिलेश जी पे नहीं लगा, ये उन लोगों का कहना था। और तीसरी बात उन्होंने कही कि पिछले 2-3 सालों में अखिलेश जी ने काम बहुत तेजी से किया है, उससे भी लोग प्रभावित है। तो जनता स्वाभाविक रूप से जिसकी छवि अच्छी हो, जिसने काम किया हो और जिसपे इस एक तरह से राजनीति का माहौल, लोगों को बहुत आदर्श नहीं होता है, जात पात धर्म के नाम पर लोग समाज को बांट के वोट लेते हैं, ये प्रक्रिया अपने देश में चल निकली है। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश जी पर किसी
जात पात का आरोप नहीं है, ये एक बड़ी बात है। और उसी को ध्यान में रख करके कांग्रेस की लीडरशिप ने और इस पर पहल की और सब लोगों ने मिलकर, अखिलेश जी ने पहले ओपनली पब्लिक मन से कहा बिल्कुल कि हम वैसे भी जीतेंगे, मगर अगर कांग्रेस साथ आ जाती है तो हम 300 सीट लाके जीतेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने आगे बढ़ के हाथ थामा और पार्टियों का उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। जी, लेकिन आज जो रैलियां हुई हैं, बसपा की जो अध्यक्ष हैं मायावती जी, उन्होंने साफ कहा कि ये जो गठबंधन है इसको वोट देने का मतलब है कि आप बीजेपी को जीतने का रास्ता दे रहे हैं, यानी वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी की जीत होगी। आपकी पार्टी की नेता आगरा हो या लखनऊ हो, पहले निशाने पर बीजेपी दिख रही है, जबकि बीएसपी कह रही है कि टक्कर वो ले रही है। नहीं, देखिए, मायावती जी के बारे में पिछले लोकसभा के इलेक्शन में ही हो गया, पता चल गया कि टक्कर। ये बात सही है कि वोट के बंटवारे की वजह से 80 में 73 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गए, उसका फायदा हुआ। और उस बंटवारे में भी बहुत कम सीटें, हमको 2 सीटें आई, अखिलेश जी की पार्टी को 5-6 सीटें आई। लेकिन स्वाभाविक रूप से मायावती जी को बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक भी सीट उनकी पार्टी को नहीं मिली। तो प्रदेश के लोग जो भाजपा को, सांप्रदायिक राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, जो समाज में दंगा फसाद को पसंद नहीं करते हैं, जो समाज में अराजकता नहीं चाहते हैं, वो जान गए हैं कि मायावती जी को वोट देना स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको एक भी सीट लोकसभा में नहीं आई थी। वो इस पर हैं, अगर भाजपा को रोकना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने एक मन बना लिया है। एक दूसरी शंका जो भाजपा विरोधी मतदाताओं को या जो सांप्रदायिकता के विरोधी मतदाता हैं उनके मन में है कि मायावती जी ने पहले 2 बार या 3 बार, मुझको ठीक से याद नहीं है, कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार भी जो एंटी बीजेपी मतदाता है उनको लगता है कि अगर बीजेपी को कुछ सीट कहीं घटे तो मायावती जी फिर उनके समर्थन से बन सकती हैं या उनको बना सकती हैं। इस शंका की वजह से भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो चाहता हो कि दंगा फसाद नहीं हो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक रूप से एक रहे, सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर सरकार बनती है तो पूरे देश पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमारे गठबंधन की तरफ वो आएंगे स्वाभाविक रूप से। चलिए, देखना होगा कि मतदाता असल में किसकी तरफ जाता है, आकर्षण कब तक रहता है और मुद्दे के आधार पर किसके पाले में खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। अपने सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी का विरोध जारी है। पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में इस मसले को उठाया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। टीएमसी सांसदों ने लगातार दूसरे दिन राज्यसभा से वॉकआउट किया। टीएमसी सांसदों का आरोप है कि केंद्र सरकार विरोधी दलों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी के दौरान मारे गए लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। हालांकि सरकार ने टीएमसी पर गैर जरूरी मुद्दा उठाकर बाकी सदस्यों का वक्त बर्बाद करने की बात कही। Illegal arrest of our Lok Sabha leader and our MP. 1 and 2, sir. And 2, if not today, we will try again on Monday morning. We want this house to maintain 1 minute silence
for the 120 deaths which have taken place. There is no notice. Sit down. Yeah, okay. This is not 0 hour. Sit down. Yes. What is our? No, he can raise. He is already having वो job. दूसरे सदस्यों का समय खराब कर रहे हैं। नहीं। Yes. केवल ये कह रहे हैं। दूसरे बोलिए। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार के रवैये को अलोकतांत्रिक बताया। पॉलिटिकल भंडाटा कर रहा है और सीबीआई देकर हम लोग को एमपी लोग को और हम लोग को लीडर सुदीप बंदोपाध्याय के अरेस्ट किया है, लेकिन इस तरीका से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग का लड़ाई बंद करने नहीं सकेगा। टीएमसी ने इस मसले को लोकसभा में भी उठाने की कोशिश की। कार्यवाही शुरू होते ही पार्टी के सांसद आसन के करीब जाकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल रोज वैली चिटफंड मामले में पिछले महीने सीबीआई ने टीएमसी के 2 सांसद तपस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही टीएमसी केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़े अध्यादेश लाए जाने की वजह से संबंधित बयान लोकसभा में रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे जुड़े विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया। तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में विनिर्दिष्ट बैंक नोट विधेयक 2017 पेश किया। इस दौरान जेटली और टीएमसी सांसद सौगत रॉय के बीच विधेयक की वैधता को लेकर तीखी बहस हुई। वित्त मंत्री ने सौगत रॉय के विधेयक के विरोध करने के आधार पर सवाल खड़े किए। Provided where the motion is opposed on the ground that the bill initiates a legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion. Now his objection is, it's not a good bill. That's not legislative competence. सौगत रॉय ने विधेयक की वैधता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री की ओर से की गई नोटबंदी की घोषणा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नोटबंदी का फैसला किया। सौगत रॉय ने कहा कि किसी मुद्रा को बंद करने का फैसला सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है। The basic statement by the Prime Minister, without any notification, on the 8th of November, announcing demonetization was illegal. Now, the notification for demonetization should not have been given by the government, rather by the Reserve Bank of India. हालांकि वित्त मंत्री ने उनके इस दावे को गलत बताया। जेटली ने कहा कि सरकार ने सही नियम के तहत ही ये फैसला लिया। The 8th November notification by which high denomination currency ceases to be a legal tender was under section 26(2), which the Reserve Bank of India Act, the Reserve Bank is competent to pass that order. विधेयक में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के आरबीआई और सरकार के दायित्व को खत्म करने का प्रावधान है। नोटबंदी लागू होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सरकार से वरिष्ठ सांसद ई अहमद की मौत के तथ्यों की संसदीय समिति से जांच की मांग की है। कांग्रेस ने सरकार पर ई अहमद का अपमान करने का आरोप लगाया। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर अवरोध हुआ। दूसरे पक्षी दलों ने भी मामले की जांच की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस ने सांसद ई अहमद के निधन के बाद सदन स्थगित नहीं करने का मसला उठाया। सदन में कांग्रेस की ओर से स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे स्पीकर ने नहीं माना। इसके चलते सदन की कार्यवाही में गतिरोध हुआ। अपने बजट के लिए ऐसी बहुत बड़ी घटना छुपा के रखे, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार स्टेटमेंट करे और इसके बारे में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाया जाए और उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ। दूसरे दलों ने भी बजट के चलते सरकार पर ई अहमद के निधन की बात छुपाने का आरोप लगाया। साथ ही अस्पताल प्रशासन के बर्ताव पर भी सवाल उठाए। बच्चे जब आए उनको भी मिलने नहीं दिया। अब ये क्यों किया सरकार? और वहां पर बहुत सारी बातें आई कि पीएमओ से एक मंत्री गया, वहां पे कई सारे मंत्रीगण गए, और अगर इस तरीके की कोई बात है तो इसके अंदर जांच करवाना जरूरी है।
They did not make any official declaration regarding no medical bulletin has been released regarding the health status of Mr. E. Ahmed. We couldn't understand why the body has been taken from the intensive care unit to trauma care unit. What is the medical science behind it? We don't know. सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। ई अहमद साहब के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, अभिचूरी करने के बाद कल हाउस भी पूरा अर्जन रहा था। ये सब होने के बाद इस विषय के बारे में राजनीति करना ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान IUML सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद को दिल का दौरा पड़ा था। बुधवार को सुबह उनका निधन हो गया था। इसके बाद कांग्रेस समेत कई दलों ने बजट टालने की मांग की थी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नागालैंड में कल हुई हिंसा के बाद आज कोहिमा में धारा 144 लागू है। कई इलाकों में बाजार बंद हैं। राज्य पहुंचने वाले सैकड़ों ट्रक रास्तों में फंसे हुए हैं। केंद्र ने असम राइफल्स को नागालैंड के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। नागालैंड में हिंसा से जरूरी सामानों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। राजधानी कोहिमा से सटे दीमापुर के पास सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल के साथ साथ खाने पीने का सामान भी है। गुरुवार को हिंसा के बाद शुक्रवार को बाजार बंद रहे। गुरुवार को शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी कार्यालयों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद कोहिमा में सेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गईं। हमारे फोर्सेस को भी कहा गया है कि किसी तरह से हालात को काबू में लाया जाए और मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट को भी बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ साथ बातचीत करके जितना भी जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, सबसे भी बातचीत करके हालात को बिल्कुल काबू में लाना चाहिए। आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री TR जेलियांग से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इससे इनकार कर चुकी है। जेलियांग ने कहा है कि ये मांग पूरी तरह असंवैधानिक है। सरकार को विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो नागालैंड सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराएगी। प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, whether it is concern with the security of the northeast area, border areas, as well as the overall progress of the developmental work of northeast. नागालैंड में 16 साल से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था। साथ ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई थी। आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को दीमापुर और लोंगलेंग जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने चुनाव टालने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चेन्नई में कामराज पोर्ट के पास समुद्र में फैला कच्चा तेल दूसरे इलाकों में भी फैलता जा रहा है। इस काम में नौसेना को भी लगाया गया है। सफाई में 10 दिन और लग सकते हैं। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार से इस मामले को तुरंत देखने को कहा। संसद में भी सरकार ने इसे लेकर बयान दिया। चेन्नई में एन्नौर तट के पास समुद्र में फैले कच्चे तेल को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन इस काम में लगे अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता तेल को फैलने से रोकना है। आशंका जताई जा रही है कि हवा के तेज बहाव के कारण तेल दक्षिण की तरफ फैल गया है। मरीना बीच will be clean completely by tomorrow. We already completed 80% of it. Which is south of that also would be over by about next 3 to 4 days. And RK Nagar Kupam side will, and the area slightly south of that may take about 8 to 10 days more. शुक्रवार को पोत परिवहन राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने लोकसभा में बताया कि पोत परिवहन निदेशालय ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि तेल निकालने के काम में करीब 2000 लोगों के साथ अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से भी समुद्र में बह रहे तेल का पता लगाया जा रहा है। More than 80% of the work has been completed, and most of the residual work is expected to be completed within 2 or 3 days. इस घटना से मछलियों की 500 प्रजातियों के साथ ही समुद्र की जैव विविधता पर असर पड़ा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि जल्द ही तेल नहीं हटाया गया तो समुद्री जीवों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी।
इससे मछुआरों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। என்ன அரசு எதனா பார்த்து எங்களுக்கு எதனா உதவி செஞ்சா நல்லா இருக்கும். நம்ம வலைலாம் சேதமாகி போச்சு, எல்லாம் ஆயில் போய் வெறும் ஆயில் ஆகி போச்சு, போட்டெல்லாம் ஆயில் ஆகி போச்சு. ஒன்னும் அதை இப்ப துரோகம் பண்ணணும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆயில்லாம் சுத்தமா வலை ஃபுல்லா ஆயில். 28 जनवरी को 2 जहाजों की टक्कर के बाद करीब 15 टन कच्चा तेल समुद्र में बह गया था। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविंद्र सिंह शिरोन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।